हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग का पहला स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को यहाँ पर समझिए। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करेंगे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में कंठस्थ बैठाना है। क्या चीज़ें हम लोग को दिमाग में बिल्कुल सेट करना है? तो आयनिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो आयनिक सॉलिड के पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आयंस। तो हमें आयंस का लोकेशन अपने माइंड में सेट करना है। चाहे किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आयंस का लोकेशन याद है तो उसके हर चीज़ के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूँ, फिर से दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। आयनिक सॉलिड का जब स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करेंगे तो आयनिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं, आयंस का लोकेशन हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आयंस का लोकेशन अच्छे से याद है, हर चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक निकलता जाता है। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर पर आते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल कौन सा? NaCl। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अदर एग्जाम्पल्स पर भी आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग NaCl के एग्जाम्पल को उठा रहे हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज शोन बाय NaCl। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पार्टिकल्स कौन से हैं? तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो हमें इनका लोकेशन बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। क्लोराइड आयन का लोकेशन कहाँ पर है? तो FCC के लैटिस साइट पर। और सोडियम आयन का लोकेशन कहाँ है? ऑल ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। तो अब ये पॉइंट हम लोग को बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl के स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयन का लोकेशन FCC के लैटिस साइट पर, सोडियम आयन का लोकेशन कहाँ पर? ऑल ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में। इसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन का जो लोकेशन बताया गया, इसको हम लोग फिगर में आते हैं। पहला फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना है चीज़ों को समझने के लिए। चीज़ों को समझने के लिए फिगर को थोड़ा बड़ा दिखाना है। क्लोराइड आयन का लोकेशन FCC के लैटिस साइट पर या लैटिस पोजीशन पर। तो ये बताइए, FCC का लैटिस साइट कहाँ पर? 8 कॉर्नर और 6 फेस के सेंटर। तो ये कॉर्नर पर क्लोराइड आयन, ये भी क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन। तो ये कॉर्नर वाले क्लोराइड आयन हैं। FCC का लैटिस पोजीशन और कहाँ पर है? तो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर। तो क्लोराइड आयन का लोकेशन ये टॉप फेस का सेंटर, ये हम लोग का बॉटम फेस का सेंटर, ये लेफ्ट फेस का सेंटर, ये हम लोग का राइट फेस का सेंटर, ये पीछे वाले फेस का सेंटर, और ये हम लोग का फ्रंट फेस का सेंटर। तो ध्यान दें, ये जो लोकेशन दिखाया गया है, लोकेशन किसका है? तो क्लोराइड आयन का लोकेशन है। तो ये क्लोराइड आयन का लोकेशन दिखाया गया है। तो ये इस सिंबल से जो मैं पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कौन सा पार्टिकल है ये हम लोग का? ये हम लोग का क्लोराइड आयन है। अब सोडियम आयन का लोकेशन कहां पर बोला जा रहा है? ऑल ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। तो FCC में वायर्ड का लोकेशन याद कीजिए, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का। FCC में ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कहां पर होता है? तो FCC के सेंटर पर, और प्रत्येक एज के सेंटर पर। तो यहाँ पर FCC का सेंटर ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, तो यहाँ पर एक सोडियम आयन होगा। और प्रत्येक एज का सेंटर, तो ये एज का सेंटर, यहाँ पर एक सोडियम आयन, ये एज का सेंटर, एक सोडियम आयन यहाँ पर, ये भी एज का सेंटर, एक सोडियम आयन यहाँ पर, ये एज का सेंटर। तो प्रत्येक एज के सेंटर पर सोडियम आयन, ये एज का सेंटर, ये एज का सेंटर, ये एज का सेंटर, ये एज का सेंटर, ये एज का सेंटर हो गया हम लोग का,
ये एज का सेंटर है, ये भी एज का सेंटर, ये भी एज का सेंटर। तो सोडियम आयन का लोकेशन ध्यान दीजिए, सोडियम आयन का लोकेशन ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में सोडियम आयन है। तो कहाँ कहाँ पर? प्रत्येक एज के सेंटर पर और एफसीसी के सेंटर पर। तो ये जो दिखाया गया है ये कौन है हम लोग का? तो ये सोडियम आयन है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इस तरीके के जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पार्टिकल है ये क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम लोग का कौन सा है? सोडियम आयन। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग समझ गए, NaCl के स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयन का लोकेशन कहाँ पर होता है? FCC के लैटिस साइड पर। और सोडियम आयन कहाँ पर होता है? ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगर कोई पूछे सर NaCl के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वाइड, तो NaCl के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वाइड खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं। चलिए आप लोग पहले इतना उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। लेकिन बोर्ड पर ये जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स हम लोग भरेंगे तो सारे पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे, लेकिन समझते हुए लिखेंगे। हमें बढ़िया से लोकेशन याद होना चाहिए, आयंस का, कटायन और अनायंस का लोकेशन कहाँ पर है, और उसके बेसिस पर आगे के सारे पॉइंट्स करेंगे। तो एक एक कर आते हैं। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, ये है इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस के बारे में। पहले हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर आते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव नंबर ऑफ सोडियम आयन इन 1 यूनिट सेल। तो ये फिगर पर ध्यान दीजिए, एक यूनिट सेल में सोडियम आयन के इफेक्टिव कितने नंबर है। तो एक एक कर ये जो सोडियम आयन है एफसीसी के यूनिट सेल के सेंटर पर, ये किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, तो ये तो इफेक्टिव 1 हो गया। लेकिन याद कीजिए ये जो एज का सेंटर है ये कितने के साथ शेयरिंग में होता है? 4 के साथ। तो अपने में कितना रहेगा? 1/4। तो एक एक कर आइए। एफसीसी का सेंटर वाला किसी के साथ शेयरिंग में नहीं, वो 1 पूरा हो गया। 12 एज के सेंटर पर, तो एज के सेंटर पर 12, शेयरिंग में 4 के साथ में, तो अपने में 1/4 रहेंगे, तो 12 × 1/4। तो ध्यान दीजिए ये सोडियम आयन एफसीसी का सेंटर वाला है और ये 12 सोडियम आयन एज के सेंटर वाले हैं जो 4 के साथ शेयरिंग में, तो अपने में 1/4। तो इफेक्टिव कितना आएगा हम लोग का? तो 4 आ जाएगा। ऐसे भी याद रखिए डायरेक्ट, एफसीसी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड 4, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड में गया है तो उसका इफेक्टिव नंबर भी कितना होगा? 4 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में क्लोराइड आयन का इफेक्टिव नंबर कितना? तो क्लोराइड आयन कहाँ पर है? 8 कॉर्नर, तो 8 × 1/8, ये कॉर्नर वाले हो गए। 6 फेस के सेंटर, तो 6 × हाफ। याद कीजिए फेस का सेंटर वाला कितने के साथ शेयरिंग में? तो 2 के साथ शेयरिंग में, तो अपने में रहेगा हाफ। तो ये क्लोराइड आयन कॉर्नर वाले हैं, ये क्लोराइड आयन फेस के सेंटर वाले हैं। इफेक्टिव मिलकर कितने हो जाएंगे? 4। तो अब ये समझते हुए याद भी रखना है, एक यूनिट सेल में सोडियम के 4 आयन और एक यूनिट सेल में क्लोराइड के भी 4 आयन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। तो सबसे पहले याद कीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या? सबसे नजदीक पड़ोसी। और वैसे कौन से मिलेंगे? जो टच में होंगे। तो सबसे पहले तो एक मॉडल पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग वाइड पढ़ रहे थे, ये 4 बॉल एक प्लेन में और एक बॉल ऊपर में एक बॉल नीचे में, कौन सा वाइड है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इमेजिन कीजिए इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में, ये जो वाइड मैं दिखा रहा हूं, इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में जो भी स्फीयर जाएगा, चाहे वो टच हो या डिस्टॉर्शन ला दे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में जो भी स्फीयर गया, चाहे एग्जैक्टली फिट हो जाए या डिस्टॉर्शन ला दे, वो वाइड वाला स्फीयर 6 के साथ टच में रहेगा। तो ये पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है।
ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जो भी स्फीयर जाएगा वो 6 के साथ टच में रहेगा। तो हम लोग का ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में कौन है? सोडियम आयन। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, किसी एक सोडियम आयन, मान लीजिए कि इस सोडियम आयन की बात करें तो ये सोडियम आयन देखिए टॉप बॉटम दो के साथ टच में, मैं टिक कर रहा हूँ, टॉप के साथ टच में, बॉटम के साथ टच में, ये लेफ्ट, ये राइट, ये पीछे वाले और ये फ्रंट वाला। तो ये सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के साथ टच में है। ऐसे भी इन जनरल याद रखिएगा, जो भी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाएगा चाहे वो एग्जैक्टली फिट हो या डिस्टॉर्शन ला दे, वो 6 के साथ टच में रहेगा। तो सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के साथ टच में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 के बराबर। अब आते हैं क्लोराइड आयन पर। क्लोराइड आयन पर ध्यान दें। क्लोराइड आयन, कोई किसी भी क्लोराइड आयन को हम लोग ले लें, किसी भी क्लोराइड आयन को ले लें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अगर हम लोग क्लोराइड आयन को सपोज करें कि इस क्लोराइड आयन को लेते हैं फेस का सेंटर वाला, तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन के साथ टच में है। कौन कौन सा वो मैं दिखा रहा हूं। ये क्लोराइड आयन फेस का सेंटर वाला है, तो ये क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन के साथ टच में होगा। कौन कौन सा? ये लेफ्ट, ये राइट, ये पीछे का, ये आगे का, ये नीचे, और एक ऊपर में भी जाएगा, एक यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए फिगर को, ये जो क्लोराइड आयन है 6 सोडियम के साथ टच में, कौन कौन सा? ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये आगे का हुआ, ये पीछे का, ये ऊपर का और ये नीचे का। तो ये क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन के साथ टच में है, तो उस क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर? 6 के बराबर। अब ये समझने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग को कंठस्थ रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कंठस्थ रखना है। तो ध्यान दीजिए, आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर में 2 बातें कंठस्थ रखना है। पहला कौन सा? पहला लोकेशन, लोकेशन कंठस्थ रखते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हुए कंठस्थ रखना है। अब फिर पूछा जाएगा सर लोकेशन समझते हुए क्यों नहीं कंठस्थ कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, आयनिक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। तो किसी भी आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। और तो लोकेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, आयंस का लोकेशन या पार्टिकल्स के लोकेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हम लोग को एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। तो आयनिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो कटायंस और अनायंस है, उनका लोकेशन एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। वो लोकेशन हमें याद रखना है, और उस लोकेशन को याद रखने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल समझते हुए याद रखना है। तो NaCl के स्ट्रक्चर में सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट और भी कुछ पॉइंट पर आते हैं। क्या क्या? तो 3 पॉइंट्स और हमें लिखना है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। पहले पॉइंट पर आते हैं, मोलर रेशियो ऑफ कटायन टू अनायन। तो NaCl के स्ट्रक्चर में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का मोल का रेशियो, तो ये बताइए, 1 यूनिट सेल में सोडियम आयन के इफेक्टिव नंबर है 4, 1 यूनिट सेल में क्लोराइड आयन के इफेक्टिव नंबर है कितने? 4। तो हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का मोल का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। भाई ये नंबर ऑफ आयंस का रेशियो, तो मोल का भी रेशियो कितना आएगा? 4:4। सिंपल कर दे तो कितना? 1:1। अब पूछा जा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला या इंपिरिकल फॉर्मूला। तो बताइए सिंपलेस्ट फॉर्मूला में मोल का रेशियो क्या होना चाहिए? तो सिंपलेस्ट होल नंबर में, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? तो NaCl। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। पूछा क्या जा रहा है? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो इस वर्ड पर जरा ध्यान दें, इस वर्ड पर ध्यान दें, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करेगा, सर ये फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है? तो मैं सिंपल इस तरीके से लिखता हूँ, इसको अभी मैं मिटाता हूँ और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो बड़ा आराम से आप लोगों को समझ में आएगा।
ध्यान दीजिए, मैं अभी जो लिख रहा हूँ वो गलत वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को अभी उतारना नहीं है। मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है, गलती कहा है यहाँ पर, वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन समझने के पर्पज से मैं यहाँ पर लिखा है मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन यूनिट सेल। हम लोगों से ये पूछा जा रहा है NaCl, एक यूनिट सेल में NaCl के कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ये बताइए, एक यूनिट सेल में सोडियम के कितने पार्टिकल? 4। एक यूनिट सेल में क्लोराइड के कितने थे? तो 4 थे। तो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन, 4 क्लोराइड आयन। अब देख कर बताइए, एक NaCl लेंगे तो एक NaCl में सोडियम का एक और क्लोरीन का एक, तो एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन मिलकर एक NaCl बनाएगा। तो 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयन मिलकर कितने बनाएंगे? 4 NaCl बनाएंगे। तो एक यूनिट सेल में NaCl के कितने मोलिक्यूल? 4 मोलिक्यूल। ये समझना आसान हुआ भाई। एक यूनिट सेल में सोडियम आयन के 4 पार्टिकल थे, क्लोराइड आयन के 4 पार्टिकल थे, और NaCl का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन एक मॉलिक्यूल में, तो 4 सोडियम आयन 4 क्लोराइड आयन 4 मॉलिक्यूल में। आंसर करेक्ट है, आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया गया वो गलत है। कैसे? तो समझिए आप, यहाँ पर देखिए फिगर को। भाई यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कहाँ है? कहीं तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। ये कौन है? सोडियम आयन। ये कौन है? क्लोराइड आयन। ये कौन है? सोडियम आयन। ये कौन है? क्लोराइड आयन। तो जहां भी देख रहे हैं सब जगह तो सोडियम और क्लोराइड के आयंस मिल रहे हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, आयनिक सॉलिड के लिए हम लोग मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करते हैं। आयनिक सॉलिड के लिए मॉलिक्यूल के जगह पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। तो अगर कभी फॉर्मूला यूनिट समझने में दिक्कत हो, मेंटली उसको रिप्लेस कीजिए मॉलिक्यूल से, बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन करेक्ट इंटरप्रिटेशन में फिर से बता रहा हूं, आयनिक सॉलिड के लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं किया जाता है। आयनिक सॉलिड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन वन यूनिट सेल, या दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल। पार्टिकल वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चाहे वो आयनिक सॉलिड हो, कोवैलेंट सॉलिड हो, मेटालिक सॉलिड हो, पार्टिकल वर्ड तो सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल इन वन यूनिट सेल। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल, नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में NaCl के कितने पार्टिकल? तो 4 पार्टिकल है। चलिए, तो ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं ध्यान में दीजिएगा। पहला स्ट्रक्चर का जो वीडियो आप देख रहे हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का वीडियो, तो दूसरे स्ट्रक्चर के वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा, दूसरा स्ट्रक्चर का वीडियो बाद में देखिएगा। पहले स्ट्रक्चर का जो वीडियो है उसको रिपीट कर एक बार देखिए, तब सेकंड स्ट्रक्चर के वीडियो पर जाइए, चीजें अपने आप क्लियर होता जाएगा। और याद रखना क्या है? तो ये सब पॉइंट याद नहीं रखना है। हाँ, जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करने वाले हैं, वो तो सारे पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि उनसे तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही फास्ट बनाना होता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 बातें याद रखना है। कौन सा? पहला लोकेशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। बाकी बातें, ये सब जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो एग्जाम में आएगा, तुरंत वहीं पर निकालना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। ये फिर से हम लोग का कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को फिर से समझना है और बड़ा ही ध्यान देकर समझना है अभी जो आने वाला पार्ट है। ये बताइए, ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस, ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस कितना होता है? तो 0.414 r।
और एफसीसी में ए और आर में क्या रिलेशनशिप होता है, तो एफसीसी में ए और आर में ए इक्वल टू रूट टू आर, ये रिलेशनशिप हम लोग पहले से जानते हैं भाई। ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस कितना 0.414 आर, ए बराबर और एफसीसी में बराबर कितना 2√2 आर। लेकिन ध्यान दीजिएगा आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर का जब स्टडी कर रहे हैं तो इन दोनों फॉर्मूला को ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। फिर कहिए सर क्यों, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड में तो गया, ठीक है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करें, फिर ये एफसीसी का ही तो स्ट्रक्चर है, तो ए बराबर 2√2 आर क्यों यूज नहीं करें। तो ध्यान दीजिए ये ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस है, लेकिन कब है, एक कंडीशन था, जो भी स्फीयर ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा जाकर एग्जैक्टली फिट होगा, एग्जैक्टली फिट हो गया तब कितने के बराबर 0.414 आर के बराबर। जैसे मैं यहां पर मॉडल दिखाऊं, ये हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वाइड, 4 स्फीयर एक प्लेन में, ऊपर में एक स्फीयर नीचे में एक स्फीयर। अगर कोई स्फीयर इस वाइड में जाता है जाकर एग्जैक्टली फिट हो जाता है तब उस वाइड वाले स्फीयर का रेडियस कितना 0.414 आर के बराबर। अब कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि सोडियम आयन जाए और वहाँ पर एग्जैक्टली फिट ही हो जाए, हो सकता है उसने स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन ला दिया। तो कोई कटायन ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाए और कोई ज़रूरी थोड़ी कोई एग्जैक्टली जाकर फिट ही हो जाए, हो सकता है उसने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या लाया है, डिस्टॉर्शन लाया है, तब इस केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू 0.414 आर ये होता है, ये तब होता है जब वाइड में स्फीयर गया और एग्जैक्टली फिट हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया है। चलिए अब इस पर आइए, ए इक्वल टू 2√2 आर। तो याद कीजिए ये कब पढ़े थे, ये तो बिल्कुल शुरू में पढ़े थे, जब वाइड वगैरह हम लोग नहीं पढ़े थे उस समय का पढ़ा हुआ है। जब वाइड स्टार्ट नहीं हुआ था ये उस समय का पढ़ा हुआ है। तो ये भी फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूला गलती से भी ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं तब ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आर ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू 0.414 आर, आर ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू 0.414 आर, और ये a इक्वल टू 2√2 आर। ये तब यूज करेंगे जब कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। तो देयर इज, इफ देयर इज नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अगर कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है तब ये हम लोग यूज करेंगे। अब बात आएगी क्वेश्चन पर कि सर हम लोग के लिए कब डिस्टॉर्शन हुआ, कब डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, या फिर अगर डिस्टॉर्शन नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टॉर्शन अगर हो गया तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है ना, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताइए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो a/2 के बराबर है। आप लोग भी अपने कॉपी में फिगर में यहाँ पर दिखा दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 के बराबर है। और अब ध्यान दीजिए ये जो हम लोग का सोडियम आयन है, ध्यान में देखिएगा, ये कौन है, सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन 6 के साथ टच में होगा, तो ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन दोनों टच में होंगे। तो ये सोडियम और ये क्लोराइड आयन दोनों टच में है। तो भाई जब ये दोनों टच में है तो इनका रेडियस का सम कितना हो जाएगा, a/2। ध्यान दीजिए यहां पर ऐसे 2 स्फीयर मैंने दिखा दिया। अब ये बताइए ये 2 स्फीयर टच में हैं तो इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियस का क्या होगा, सम हो जाएगा। तो यहां पर ये सोडियम और ये क्लोराइड आयन दोनों टच में है तो इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, तो a/2
मतलब उनके रेडियस का सम। ये है कटायन, ये है अनायन, तो इनके रेडियस का सम कितना? तो आर कटायन प्लस आर अनायन इक्वल टू a/2। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में, रॉक सॉल्ट NaCl के स्ट्रक्चर में या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में आर कटायन प्लस आर अनायन इक्वल टू a/2, ये हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे, चाहे स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन हो या नहीं हो। उसके पीछे का रीजन समझिए, रीजन समझिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऑलवेज क्यों यूज कर रहे हो, उसके आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए। ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस इस पर, इस पर और इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अपने दिमाग से फालतू चीज़ों को निकाल देना है। मैं जो बोल रहा हूँ बस उतने पर ही ध्यान लगाना है। मैं ये बोलूँ कि ये वाला सोडियम आयन का साइज, इसका साइज बढ़ा देंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर इसका साइज बढ़ा देंगे, इसका साइज अगर बढ़ा देते हैं, तो ये जो टॉप का सेंटर है और ये जो बॉटम का सेंटर है, उनके बीच का डिस्टेंस पर बताइए क्या इफेक्ट होगा। तो अगर वाइड वाले स्फीयर का साइज बढ़ाते हैं, टॉप वाला थोड़ा और ऊपर, बॉटम वाला थोड़ा और नीचे हो जाएगा, यही ना होगा। तो अगर वाइड वाले स्फीयर का साइज बढ़ाते हैं तो ये टॉप वाला थोड़ा और ऊपर और बॉटम वाला थोड़ा और नीचे। अब ये बताइए, ये टॉप का सेंटर और बॉटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? तो एज लेंथ ही तो बोलेंगे, एज का लेंथ, नाम तो वही रहेगा। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, चाहे इस स्फीयर का साइज बढ़ा दे घटा दे, बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे, बोले कि ये यहां आ गया और ये नीचे आ गया, यहां। तो बताइए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहे थोड़ा ऊपर और नीचे भी हो जाए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एज लेंथ। तो वैसे ही मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर कटायन का साइज बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ये कॉर्नर थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, बोले कि ये यहां आ गया और ये थोड़ा इधर चला गया। लेकिन ये बताइए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस नाम क्या रहेगा? उसका नाम तो एज लेंथ ही ना रहेगा। तो जब अगर हम लोग डिस्टॉर्शन करेंगे तो आयंस थोड़े दूर दूर होंगे, लेकिन कॉर्नर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? तो ये दोनों पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए, ये दोनों थोड़े दूर दूर हो गए, लेकिन बोलेंगे तो एज का लेंथ ही। तो जब ये एज का लेंथ, तो ये क्या होगा हम लोग का? एज लेंथ का हाफ। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, चाहे डिस्टॉर्शन हो या ना हो, आर कटायन प्लस आर अनायन इक्वल टू a/2, ये ऑलवेज एप्लीकेबल रहेगा। तो तीसरा पॉइंट हम लोग को याद रखना है, क्या क्या? आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर में तीन बातें सब लोगों को कंठस्थ रखना है, बिल्कुल एकदम कंठस्थ रखना है, चाहे वो नीट वाले हों या IIT की तैयारी करने वाले हो। कौन कौन सा? लोकेशन कंठस्थ होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कंठस्थ होना चाहिए, और कटायन और अनायन के रेडियस में जो फॉर्मूला है, जो रिलेशनशिप है, वो कंठस्थ होना चाहिए। हम लोग का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ये सब एग्जाम्पल याद कर चलें। अदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अदर एग्जाम्पल्स आर कौन कौन से? हैलाइड्स ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट सीजियम। तो सीजियम हैलाइड को छोड़कर, सीजियम को छोड़कर लिथियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड और रवीडियम हैलाइड। तो ध्यान दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रवीडियम, इन सब के हैलाइड कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में। और फिर ऑक्साइड्स ऑफ ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड इसको छोड़कर कौन कौन से हो गए? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो याद कैसे रखेंगे? तो बिल्कुल ऐसे याद रखिए, ये जो अनायन है वो FCC के लैटिस साइड पर, और कटायन कहां पर है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में।
चलिए अब हम लोग NaCl का जो स्ट्रक्चर बताया गया है इसका पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी निकालने पर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेंसिटी ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल की डेंसिटी पर आते हैं। तो ये बताइए किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर भी आते हैं मास ऑफ यूनिट सेल के मास पर आते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मास। तो ये बताइए NaCl के एक यूनिट सेल में, अभी हम लोग पढ़े हैं NaCl के एक यूनिट सेल में सोडियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल हैं? तो 4 पार्टिकल हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है NaCl के एक यूनिट सेल में सोडियम क्लोराइड के 4 पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल का जो मास होगा वो NaCl के 4 पार्टिकल के मास के बराबर होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ 4 पार्टिकल्स ऑफ NaCl के 4 पार्टिकल के मास के बराबर। और इसका NaCl का मोलिकुलर वेट नहीं बोलेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोलिकुलर वेट वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल के लिए फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज कर रहे थे, तो फॉर्मूला वेट बोलेंगे। निकालने का तरीका वही है, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5 इक्वल टू 58.5। तो ये 58.5 को मोलिकुलर वेट नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पर सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। सॉलिड स्टेट के चैप्टर में इसे क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला वेट पढ़ेंगे। तो ये बताइए इसके आगे AMU लगा दें तो कितने पार्टिकल का मास? एक पार्टिकल का मास। तो ये फॉर्मूला वेट के आगे AMU लगा दिए तो एक पार्टिकल का मास, तो एक पार्टिकल का मास 58.5 AMU। तो 4 पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? इंटू 4 हो गया। तो ये निकल गया मास ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में सोडियम क्लोराइड के 4 पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल का मास 4 पार्टिकल के मास के बराबर, और एक पार्टिकल का मास 58.5 MU। तो 4 पार्टिकल का मास कितना? इंटू 4। तो हम लोग डेंसिटी पर आते हैं। डेंसिटी ऑफ NaCl सॉलिड, मास ऑफ यूनिट सेल कितना? तो 4 इंटू 58.5 AMU डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो भाई क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, क्यूबिक का स्ट्रक्चर, वॉल्यूम कितना? AQ। अब क्वेश्चन, हाँ AQ ऐसे और डिटेल में लिख दे। ये एज लेंथ NaCl सॉलिड का, उसका क्या कर दे? Q। क्वेश्चन में एज लेंथ का डाटा दे दे तो हम लोग NaCl सॉलिड का क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। NaCl का जो स्ट्रक्चर बताया गया तो उस स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी स्ट्रक्चर में चले जाए, कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक एक कर कर हम लोग निकाले इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो ये बताइए NaCl के एक यूनिट सेल में कितने सोडियम आयन है? तो 4 सोडियम आयन है, 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन है। तो ध्यान दें, एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन, 4 क्लोराइड आयन, तो वॉल्यूम तो भाई यही ऑक्यूपाई करेंगे। तो 4 सोडियम आयन का वॉल्यूम प्लस 4 क्लोराइड आयन का वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम क्या होगा? ऑक्यूपाइड होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक यूनिट सेल में 4 सोडियम, 4 क्लोराइड आयन, तो वॉल्यूम तो पार्टिकल्स ही ऑक्यूपाई करने वाले हैं। तो एक यूनिट सेल में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो कितने पार्टिकल के द्वारा? तो 4 सोडियम आयन के पार्टिकल के द्वारा और 4 क्लोराइड आयन के पार्टिकल के द्वारा। तो सोडियम आयन के वॉल्यूम पर आइए, 4/3 पाई R सोडियम आयन क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम एक सोडियम आयन का। तो 4 सोडियम आयन का वॉल्यूम इंटू 4। तो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, ये कटायन का रेडियस है R कटायन, प्लस
4 क्लोराइड आयन का वॉल्यूम, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये क्लोराइड आयन का मतलब अनायन का वॉल्यूम, ये हो गया इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये कितना आ जाएगा, AQ आ जाएगा। लेकिन अभी रुकिए, अब अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे NaCl के स्ट्रक्चर में या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में R कटायन प्लस R अनायन कितना, A/2 के बराबर। तो हम लोग का A बराबर कितना आ जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 2 इंटू R। तो AQ कर तो दिए, अब इस A के जगह पर, ठीक है ना, A के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग का 2 इंटू R कटायन प्लस R अनायन, इसका क्या कर दें हम लोग, क्यूब कर दें। तो इसका क्यूब कर दें, और यहाँ पर मैं ऐसे दिखा भी दे रहा हूँ, ये क्या है, तो ये AQ है, और रिलेशनशिप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, R कटायन प्लस R अनायन कितने के बराबर, तो A/2 के बराबर। तो ये सब जो पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी के बारे में हम लोग अभी पढ़े, इनको कुछ भी याद नहीं करना है। पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी जब क्वेश्चन में आएगा तो कैसे निकाला जा रहा था वो तरीका मैंने यहाँ पर समझाया है। बाकी जो जब क्वेश्चन आएगा उस समय वहाँ पर डाटा लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे।